हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेडीएस एकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम लोग ये मेंस एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी का, उसमें पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। आज दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को देखेंगे। तो इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हमारा पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच होगा कि हर एक चैप्टर को हम जो मेंस में प्रश्न आएंगे उसको क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट पूरा डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, कि कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर कैसे हम शुरुआत करें, कैसे लिखें, एक ऑथेंटिक जो आंसर बने हमारा, जिसमें डायग्राम का प्रयोग, डेटा का प्रयोग, मैपिंग का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो इन सबको हमको ध्यान में रखकर पूरा डिस्कस करेंगे। और यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एनबीएस, केबीएस, एमआरएस, जीआईसी, जीडीसी, और चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम, चाहे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए दूसरा चैप्टर जो हमारा है, देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न जो है इसमें बनेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है, फिर देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या करेंगे, फिर प्लैनेटेसिमल जो परिकल्पना है उनका वर्णन करेंगे, पृथ्वी के विकास की प्रमुख अवस्थाओं को देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे, प्रारंभिक वायुमंडल के निर्माण की प्रक्रिया, पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे, जीवन की उत्पत्ति में महासागरों की भूमिका को स्पष्ट करेंगे, पृथ्वी की आयु कैसे निर्धारित की गई है इसको देखेंगे, पृथ्वी के विकास में गुरुत्वाकर्षण की क्या भूमिका होती है, फिर सौर मंडल के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इस तरह हम लोग जो है हर एक जो है टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे, जिससे अगर किसी भी टॉपिक से प्रश्न आता है तो उसको जो है इस चैप्टर से पूरा क्लियर हो जाए। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत क्या है। तो देखिए बिग बैंग सिद्धांत क्या है कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दिया गया, और ये मानता है कि जो ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति हुई लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व जो है एक अत्यंत सघन अत्यधिक तापमान वाली अवस्था से महाविस्फोट से हुआ। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड निरंतर फैलता गया। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत किससे है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, और लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत सघन अत्यधिक तापमान वाली अवस्था से महाविस्फोट से हुआ। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड निरंतर जो है फैलता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह N2 की शुरुआत होगी हमारी, बेसिक हम जानकारी देंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका दिए सिद्धांत के निर्माण में, एक तो जॉर्ज लैमेंटेयर थे और एडविन हब्बल, जिन्होंने बताया कि जो आकाशगंगाएँ हैं दूर जा रही हैं, और जॉर्ज लैमेंटेयर ने जो है सर्वप्रथम महाविस्फोट के संबंध में सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इनका दो प्रमुख भूगोलवेत्ता कह सकते हैं कि दो प्रमुख वैज्ञानिकों का योगदान है। और इसकी मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ये मानता है कि ब्रह्मांड में अत्यंत पहले एक सघन बिंदु पर केंद्रित था, जिसका ताप और डेंसिटी बहुत अधिक थी। उसके बाद विस्फोट हुआ उसमें, उसके बाद इसका विस्तार शुरू हो गया, और ठंडा होने के बाद कुछ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व बने, फिर बाद में तारे, आकाशगंगाओं का, इन सब का निर्माण हुआ। तो इस तरह हम जो है पॉइंट वाइज पॉइंट जो है लिखेंगे। और यहाँ पे हम जो है डायग्राम का भी प्रयोग कर सकते हैं कि एक सघन जो है हमारे पास क्या था, एक सघन पिंड था जहाँ से महाविस्फोट शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है दिखाएंगे कि कैसे हमारे बिग बैंग एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, कि कैसे हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी में इस तरह जो है फिगर दिया गया, इसको हम लोग फिगर जो है ड्रा करेंगे उसमें। ठीक है, तो इससे जो आंसर होगा हमारा और ऑथेंटिक लगेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ पे हम फिगर ड्रा करेंगे। ठीक है, और इसकी व्याख्या कर देंगे। ठीक है, कि एक प्रारंभ में जो है ब्रह्मांड अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसका तापमान बहुत अधिक था। उसमें विस्फोट हुआ, जिसके बाद जो है कुछ काले पदार्थों का निर्माण हुआ, और जिसके बाद ग्रहों, आकाशगंगाओं, तारों का निर्माण हुआ, और वर्तमान में यह फैल रहा है। ठीक है, तो इस तरह बेसिक हो जाएगा। और इसमें जो प्रमाण दिए गए हैं कि आकाशगंगाओं की दूरी जा रही, रेडशिफ्ट हब्बल के द्वारा दिया गया, और कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण के माध्यम से इसकी व्याख्या किया गया। हल्के तत्वों की अधिकता, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता भी इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस तरह बिग बैंग सिद्धांत को हम लोग समझाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास की सर्वाधिक स्वीकृत और वैज्ञानिक व्याख्या है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं बल्कि निरंतर विस्तारशील है। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इंट्रो में हम समझा देंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई।
ठीक है। 13 अरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत सघन अत्यधिक तापमान वाली अवस्थाओं से महाविस्फोट हुआ, जिसके बाद जो है ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ ब्रह्मांड का, और यह निरंतर फैलता जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे एक फिगर हम ड्रा कर देंगे। ठीक है, फिगर यहाँ बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह एक हमारा आंसर जो है बहुत ही अथेंटिक और अट्रैक्टिव होगा। अब दूसरा जो प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमुख जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या कीजिए। देखिए, जो पृथ्वी के संबंध में जो व्याख्या किया जाता है इसमें धार्मिक और वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक जो संकल्पना था उसमें दो निकल के आया, धार्मिक कल्पनाओं पे था, उसका कोई महत्व नहीं है। तो वैज्ञानिक जो संकल्पनाएँ थी उसमें एक द्वैतवादी थी। ठीक है, द्वैतवादी जब आप समिन सिंह पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी विस्तार से दिया गया है, जबकि एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया गया। और एक अद्वैतवादी। ठीक है, तो अद्वैतवादी जो सबसे पहले वो बताते हैं कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ या पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ, इन सब का जो है एक तारों से हुआ है। ठीक है, जबकि जो द्वैतवादी परिकल्पना है मानता है कि जो ब्रह्मांड या ग्रहों का निर्माण हुआ दो तारों से संयोग से हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कांट के द्वारा गैसियस हाइपोथेसिस दिया गया, जिसमें कांट बताते हैं कि पृथ्वी की या ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुआ वह जो है गैसियस फॉर्म से हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेबुला परिकल्पना आता है उनका क्या नाम है, लाप्लास का। उन्होंने तो देखिए जो कांट की परिकल्पना थी गैसियस, उसमें बताते हैं कि ब्रह्मांड पहले से कुछ जो है पदार्थ ऐसे बिखरे हुए थे। ठीक है, और वे जो है गतिहीन थे, ठंडे थे। फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो इनका जो सिद्धांत है कांट का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है कि आपस में आकर्षण हुआ। ठीक है, इनका जो है आकर्षण होने टकराव होने की वजह से इनका जो है इनमें ताप की आविर्भाव हुआ, इसमें गति का आविर्भाव हुआ। ठीक है, तो इस तरह जो है ये बताते हैं कि फिर या आपस घूमने लगे, आप केंद्रीय बल होने की वजह से इसमें कुछ पदार्थ अलग हो गए। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे ये घूम रहे थे इनका आकार बढ़ रहा था, इनकी गति बढ़ रही थी, है ना, तो इसकी अब केंद्रीय बल बढ़ा, जिसकी वजह से जो है कुछ पदार्थ बाहर निकला, ग्रहों का निर्माण हुआ। इस तरह 9 ग्रहों का निर्माण इन्होंने बताया, अलग अलग जो है निर्माण हुआ। ठीक है, तो इन परिकल्पनाओं में जो है कुछ गलतियां रह गई, जिसको लाप्लास के द्वारा दिया गया। लाप्लास बताते हैं कि यह जो है कोणीय आवेग के विपरीत सिद्धांत है, क्योंकि अगर गति में वृद्धि होगा तो आकार में वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि आकार अगर बढ़ता है तो गति घटता है, जबकि ये मानते हैं कि गति बढ़ने के साथ साथ आकार बढ़ रहा था, कांट के द्वारा दिया गया। तो लाप्लास ने पहले से मान लिया कि ब्रह्मांड में जो है एक तप्त निहारिका थी जो गतिशील थी और धीरे धीरे ठंडा हो रही थी। ठंडा होने की वजह से ऊपरी जो भाग था वो धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से सघन होने लगा, और बाद में धीरे धीरे अब केंद्रीय बल होने की वजह से एक पदार्थ निकला जिससे 9 गोल छल्ले निकले। तो इस तरह लाप्लास के द्वारा दिया गया नेबुलर हाइपोथेसिस था। फिर चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा जो परिकल्पना है द्वैतवादी परिकल्पना है, जिसमें बताते हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई जिसमें एक सूर्य था और इसके पास एक साथी तारा गुजर रहा था एक पथ के सहारे। ठीक है, तो एक पथ के सहारे ऐसे जो है एक साथी तारा गुजर रहा था। ठीक है, तो जो वो बताते हैं कि जब नज़दीक में आया, जब उसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत अधिक था, तो उस समय कुछ छोटे छोटे कण जो है बाहर निकले, जिसको इन्होंने प्लैनेटेसिमल कहा जो है। ठीक है, तो इससे जो है धीरे धीरे एकत्रित होकर जो है ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर उपग्रहों का। तो इस तरह इनके प्लैनेटेसिमल परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दिया गया 1905 में। ठीक है, फिर आगे आता है ज्वारीय परिकल्पना जो है जेम्स जीन के द्वारा दिया गया, जिसमें वो बताते हैं कि वो भी द्वैतवादी परिकल्पना देते हैं, जिसमें वो मानते हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई एक सूर्य था और उसका एक साथी तारा था। ठीक है, तो सूर्य था और उसका एक साथी तारा था। ठीक है, वो भी एक पथ के सहारे आ रहा था। तो चैम्बरलिन बताते हैं कि कुछ कण निकले, जबकि बताते हैं एक सिगार के रूप में बाहर निकला, जिसको उन्होंने फिलामेंट नाम दिया, जेम्स जीन के द्वारा फिलामेंट नाम दिया गया। ठीक है, तो पूछा भी जाता है कि फिलामेंट शब्द का कौन प्रयोग किया, तो जेम्स जीन्स के द्वारा किया गया था। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत हैं, तो इनकी जो है थोड़ी थोड़ी जो है व्याख्या करके हमको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लिखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति ब्रह्मांड विज्ञान भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। तो इसमें हम थोड़ी बेसिक जो है 2-4 लाइन में सबकी जो है व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम जो है कंक्लूजन लिखेंगे कि अधिकांश वैज्ञानिकों और आधुनिक नेबुला सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए यह सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ समझाता है। ठीक है, तो जो मान्य रहा वह हमारा
नेबुला और डस्ट हाइपोथेसिस जो है ये बताते हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति गैस धूल से हुआ, ठीक है, जो नेबुला परिकल्पना है। तो इस तरह इसमें हम फिगर भी ड्रा कर देंगे कि जैसे कांट का है, इसमें अलग अलग जो पदार्थ थे आपस में फिर ग्रेविटेशन सघनता हुई उसमें, ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से। और जबकि जो लाप्लास का है उसमें अलग फिगर हम ड्रा करेंगे। तो इसके साथ में हम व्याख्या करते हुए फिगर भी ड्रा करते चलेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, और द्वैतवादी में हम एक सूर्य को बनाएंगे और एक उसका साथी तारा जो पथ के सहारे भ्रमण कर रहा था, और उसमें एक सिगार के रूप में जो निकला उसको जो है फिलामेंट। तो इसका एक तरह हम जो है हर सिद्धांत को व्याख्या करते हुए साथ में उसका एक फिगर ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा आंसर जो है एथेंटिक होगा और अच्छा भी लगेगा, अट्रैक्टिव। फिर प्लांटेसिमल परिकल्पना दिया गया, जिसको हम लोगों ने देखा अभी कि यह जो है प्लांटेसिमल जो परिकल्पना है मानता है कि चैम्बरलिन मोल्टन के द्वारा दिया गया। और जो बताते हैं कि सूर्य के पास एक सूर्य था, एक विशाल उसका तारा था, साथी तारा, जो उसके पास से गुजर रहा था लेकिन उसका पथ अलग था। तो ग्रेविटेशन की वजह से सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकला और ये छोटे छोटे ठोस कणों में जो छोटे छोटे पदार्थ निकले, बाद में ही ठोस होकर ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी को जो है चैम्बरलिन मोल्टन द्वारा प्लांटेसिमल दिया गया। तो इंट्रो में लिखेंगे कि यह सिद्धांत सौरमंडल के निर्माण को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, ठीक है, जिसमें एक द्वैतवादी परिकल्पना के माध्यम से बताया गया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो तारों से हुआ है, ठीक है। और यहीं पे ये फिगर भी इसको हम ड्रा करेंगे साथ में कि कैसे जो है उन्होंने बताया, एक सूर्य उसका साथी तारे को यहाँ पे दिखाएंगे और कुछ छोटे छोटे कण जो है कैसे निकले, फिर सघन होकर जो है ग्रहों और उपग्रहों इन सब का निर्माण किए, ठीक है। और विशेषताएँ फिर देखेंगे इसका सिद्धांत का क्या रहा कि यह ग्रहों की उत्पत्ति बताता है छोटे पिंडों के संयोजन से हुआ है। गुरुत्वाकर्षण की वजह इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है कि ग्रेविटेशन की वजह से जो है छोटे छोटे कण बाहर निकले। इसकी सीमाएं यह है कि किसी तारे का सूर्य के इतने पास आना अत्यंत दुर्लभ घटना हो सकती है, ठीक है। और फिर हम व्याख्या करें, वो कंक्लूजन लिखेंगे कि ग्रह निर्माण की प्रक्रिया समझने में योगदान दिया, लेकिन आज इसे पूर्ण रूप से स्वीकार हम नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पहले यह सिद्धांत मान था लेकिन वर्तमान में यह सिद्धांत उतना मान्य नहीं है। फिर अगला जो सिद्धांत जो अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी कि विकास की प्रमुख अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसमें इंट्रो शुरुआत क्या करेंगे क्योंकि पृथ्वी का निर्माण जो है लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। इसके बाद कई विकासात्मक चरण चले, ठीक है। तो सबसे पहले पृथ्वी की देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं से गुजरी। तो पृथ्वी पहले पिघली अवस्था में थी, ठीक है, तो अत्यंत गर्म और पिघली अवस्था भी। फिर उसके बाद इसमें जो है विभेदन शुरू होता है। भारी तत्व जैसे लोहा निकल एक ग्रेविटेशन की वजह से जो है केंद्र में चले जाते हैं, जबकि हल्के तत्व ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ तो क्रस्ट का निर्माण हुआ, जो ऊपर भाग था सतह पृथ्वी का, वह ठंडा होकर ठोस बन गया। फिर इसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के गैसों ज्वालामुखी की उद्गार से विभिन्न गैसों का जो है आविर्भाव हुआ, ठीक है। तो इस तरह फिर वायुमंडल का निर्माण होता है। वायुमंडल के बाद फिर जो है महासागरों का निर्माण होता है। तो एक प्रकार के क्रम चलता है, ठीक है। तो इसमें हम दिखा देंगे कि पृथ्वी पहले एक डायग्राम बना देंगे, गैसीय अवस्था में थी, गैसीय से जो है फिर धीरे धीरे इसमें जो है विभेदीकरण शुरू होता है, ठीक है। विभेदीकरण होगा, विभेदीकरण के बाद फिर जो है इसमें ज्वालामुखी घटनाएं होंगी, ठीक है। तो ज्वालामुखी घटनाओं के बाद जो है वायुमंडल का निर्माण होगा, फिर उसके बाद महासागर का निर्माण। तो इस तरह एक जो है डायग्राम को हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में लिखेंगे कि इन प्रक्रियाओं ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जो है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी जैसे अगर आ जाता है तो हमको थोड़ी समझ होनी चाहिए कैसे चीज़ों का जो है हम सिस्टमेटिक लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए कि जो आंतरिक संरचना का निर्माण है उनकी क्या प्रक्रिया रही कैसे। तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, जिसमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा जैसे स्वेस थे और वांडरग्रांट थे जो है, और भूकंपी जो है अध्ययन के द्वारा भी अलग अलग इसको बांटा गया। जो नवीन सबसे मान्य है तो क्रस्ट मेंटल कोर के रूप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एक हम फिगर ड्रा करेंगे जिसमें क्रस्ट मेंटल कोर को दिखाएंगे, ठीक है। एक क्रस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक क्रस्ट हो गया, फिर यहाँ पे ये मेंटल हो जाएगा, ठीक है, फिर एक कोर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम दिखा देंगे कि जो डिसकंटिन्यूटी रही इसमें मोह असंबद्धता रहा, और इसमें कोनार्ड जो है अपर और
लोअर क्रस्ट में, ठीक है। ये अपर क्रस्ट हो जाएगा, फिर ये लोअर क्रस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये अपर मेंटल हो जाएगा, अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अपर कोर हो जाएगा, ये लोअर कोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में विभिन्न असमानताएँ हैं, कोनाड हो जाएगा, यहाँ मोहो हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुटेनबर्ग हो जाएगा मेंटल और कोर के बीच में, गुटेनबर्ग यहाँ पे लेहमान हो जाएगा अपर और लोअर कोर के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे तो इस तरह जो है हम एक फिगर को ड्रा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने के लिए। फिर इनकी हम व्याख्या करेंगे कि क्रस्ट क्या है, कि सबसे ऊपरी परत है, इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर है, महाद्वीपों में इसकी मोटाई जो है लगभग 30 किलोमीटर तक, और महासागरों में 5 से 7 किलोमीटर तक होता है। यह सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटल की व्याख्या करेंगे कि यह जो है 2900 किलोमीटर के लगभग पाया जाता है, ठीक है, और मैग्मा का क्षेत्र इसमें है। फिर कोर को व्याख्या करेंगे आंतरिक और बाह्य कोर के रूप में। निक्लोफेरियम की विशेषता, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, सीमा, और इसमें जो है निक्लोफेरियम होता है, और जबकि क्रस्ट में सिलिका और जो है और एल्युमिनियम होता है, ठीक है। एक डायग्राम दिखाने के बाद हम फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे कि आंतरिक संरचना पृथ्वी के भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से समझी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लिखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। फिर प्रारंभिक वायुमंडल के निर्माण की प्रक्रिया को देखेंगे। अभी हेडिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें अगर कुछ भी आता है तो हम थोड़ा बहुत जो है उसको अच्छे तरीके से लिख सकें। तो प्रारंभिक जो पृथ्वी थी, वर्तमान जैसा जो वायुमंडल नहीं था, है ना, तो इसमें प्रारंभिक वायुमंडल के निर्माण की प्रक्रिया को बताइए दिया गया है। तो प्रारंभिक पृथ्वी पर वर्तमान जैसा वायुमंडल नहीं था, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल का हम देखें विकास क्रम जो है कैसे होता है। तो ज्वालामुखी गैसें जैसे CO2, जलवाष्प, नाइट्रोजन, इन सब की अधिकता थी। फिर इनके जलवाष्पों के संघनन से वर्षा हुआ, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन का विकास हुआ, प्रकाश संश्लेषण से जीवों से, ठीक है। तो ये सब जो है विकास क्रम रहा, वायुमंडल के विकास धीरे धीरे हुआ, इससे जीवन संभव हुआ। तो बेसिक जानकारी वन लाइनर में इसको हम देखेंगे कि अगर ऐसा प्रश्न वैसे एग्जाम में आने की संभावनाएं कम है, लेकिन आता है तो थोड़ी बेसिक जानकारी हमको होना चाहिए। और इसमें ये भी देखिए थोड़ा प्रश्न जो है ये सब एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है आपका बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत जो है, और ये सब है थोड़ी सी जानकारी हमको होना चाहिए क्योंकि दिया गया है कि पृथ्वी की ठंडा होने की प्रक्रिया कैसी रही। तो पृथ्वी प्रारंभ में अत्यधिक गर्म थी, फिर धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, जिससे जो है फिर धीरे धीरे ठोस रूप में हुआ। तो ठंडा होने के कारण जो है अंतरिक्ष में उष्मा का विकर्ण हुआ, सतह ठोस बना, महासागरों का निर्माण हुआ, मंडल का निर्माण हुआ, स्थल का असल रूप का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इनके परिणाम स्वरूप असल रूप का निर्माण हुआ, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ, ठीक है। तो पृथ्वी के ठंडा होने से अस्थायी भूकृतियों का निर्माण संभव हुआ। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण जो है इसमें हो रहा। तो इसमें प्रश्न उतना आएगा नहीं, बस NCERT में दिया गया, तो बेसिक जानकारी हमको जानना जरूरी है। जीवन की उत्पत्ति में महासागरों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो जीवन की उत्पत्ति में समुद्र में माना जाता है, जो जीव की उत्पत्ति हुई सबसे पहले तो समुद्र में हुआ। और इसके प्रमुख कारण यह रहा कि जल में रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू हुई, तापमान का संतुलन था उसमें, पोषक तत्वों की उपलब्धता उसमें थी, ठीक है। प्रथम जीव जो है शैवाल, सूक्ष्म जीवों का, इन सब का निर्माण हुआ समुद्रों में। तो कंक्लूजन में महासागर जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए सबसे अनुकूल स्थान थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, पृथ्वी की आयु कैसे निर्धारित की जा सकती है। तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आयु के लिए विभिन्न विधियों अपनाई कि पृथ्वी की आयु निर्धारण करने के लिए, जिसमें सबसे पहले रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय के अध्ययन के आधार पर हम पृथ्वी की आयु निर्धारित करते हैं। फिर दूसरा है कि उल्कापिंडों के अध्ययन, उल्कापिंडों की आयु के आधार पर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। उल्कापिंड लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले के जो है पाए गए हैं। चट्टानों के अध्ययन के आधार पर भी हम पृथ्वी की आयु का गणना करते हैं। तो इन वैज्ञानिक विधियों से पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स माना गया है, ठीक है। तो यह हुआ हमारा पृथ्वी की आयु के संबंध में। अगला है हमारा कि पृथ्वी के विकास में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका स्पष्ट करें। तो गुरुत्वाकर्षण से जो है पृथ्वी के निर्माण और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ, गैस और धूलों का संघनन हुआ, आंतरिक विभेदन हुआ, इसके परिणाम गोलाकार आकार हुआ, जो है स्थिर कक्षा का निर्माण हुआ। और फिर उसके बाद कंक्लूजन है गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल के निर्माण की मुख्य शक्ति है, ठीक है। तो ये सब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन जानकारी जरूरी है हमको, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सौरमंडल का निर्माण जो है लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ।
और इसके चरण है, सबसे पहले गैस धूल का बादल बना, नेबुला बना, फिर घूर्णन शुरू हुआ, फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण घूर्णन तेज हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रहों फिर छोटे पंडे मिलकर ग्रहों सौरमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरह एक जो है प्रॉपर हमको सौरमंडल दिखता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ये सूर्य है हमारा, तो ये मरकरी हो जाएगा, है ना, फिर वीनस हो जाएगा, फिर आपका हमारा अर्थ हो जाएगा, फिर मंगल हो जाएगा, फिर बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि, ठीक है, शनि, अरुण, वरुण। तो इस तरह हमारा एक सौरमंडल जो है पूरा, इसको हम दिखाएंगे किस तरह सौरमंडल का निर्माण हुआ हमारे। ठीक है, सौरमंडल का निर्माण जो है गुरुत्वाकर्षण, संघनन और घूर्णन की संयुक्त प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस तरह जो है पृथ्वी के जो है उत्पत्ति और विकास को हम लोगों ने समझा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा बिग बैंग सिद्धांत है, इसको बहुत ही विस्तार से हम लोगों ने देखा। बाकी ये है कि एनसीईआरटी में दिया गया है तो सबको हमको जानना ज़रूरी था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, बिग बैंग सिद्धांत है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत जानकारी हमको ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा सा आपको कुछ अलग लग रहा हो, चीज़ों को समझाने का तौर तरीका बेहतर लग रहा हो और अप्रोच हमारा बेहतर लग रहा हो, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ और TDS एकेडमी को शेयर अधिक से अधिक करें, कमेंट करें, कुछ और सुधार की गुंजाइश हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।